तो बच्चों आज हम एक बहुत अच्छी ट्रिक देखेंगे इंग्लिश में जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में यूज़ होती है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब वो चीज़ है क्या सर? तो वो चीज़ है वाज और वर का प्रयोग। अब आप कहेंगे सर वाज और वर का प्रयोग तो काफ़ी आसान है, हमें तो सबको आता है वाज और वर का प्रयोग। पर बच्चे इसी वाज और वर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में हमेशा, और बच्चे वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझना है कि क्या है सर ये वाज और वर और कैसे क्वेश्चन इसमें आएगा। अगर हम देखते हैं कि वाज और वर है क्या, तो पास्ट टेंस में वर्ब टू बी के रूप में वाज और वर है। अब वर्ब टू बी सर क्या होता है? तो वर्ब टू बी जो है ऐसी वर्ब जो बताती है कि हम क्या है, क्या थे या क्या होंगे, मतलब आदमी का या इंसान का ये स्टेटस बताती है कि क्या है वो, क्या था। तो वर्ब टू बी होता है। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है वाला तो ऑप्शन आना ही नहीं है। यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन आएगा? था, थी, थे। पास्ट में अगर हमको वर्ब टू बी बताना है तो वहां पर किसका यूज करना पड़ेगा? वाज और वर का। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था मतलब वर्ब कौन सी हो गई? टू बी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वाज और वर। मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई, और आई के साथ लगेगा वाज, और डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं अ डॉक्टर। तो आई वॉज अ डॉक्टर, मतलब पास्ट में कुछ बताना हो कि इंसान क्या था, तो वहां पर आपको वाज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा, और वाज और वर जो है वर्ब टू बी कहलाती है। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ पर वाज का प्रयोग करना है और कहाँ पर वर का प्रयोग करना है, तो वो भी देखते हैं। अब आपने ध्यान रखना कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन करता, जैसे ही, शी, नेम, सबके साथ आपको किसका यूज करना है? वाज का। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि आई के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है? वाज। उसके अलावा जितने भी सिंगुलर हैं, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया, सबके साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता, जैसे यू, वी, दे, इन सब के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? वर्क का। क्लियर है यहां तक? सर सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्क का प्रयोग किया जाता है या होता है। यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको देता हूं, आपने ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कहा कि जया, लिखा है यहाँ पर जया निर्दोष है, अब है की जगह मैं यहाँ लगा रहा हूं थी। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? जया, अब यहाँ पर ईज तो सर प्रेजेंट को बता रहा था, मैं यहाँ पर पास्ट की वर्ब लगाऊंगा, तो आप बताइए आप, मैं वास का प्रयोग करूँ या वर का करूँ? तो सर जया अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? वाज। तो यहाँ पर क्या हुआ? जया वाज इनोसेंट। ओके, क्लियर है? जैसे मैं बहादुर था, अभी नहीं हूं, बहादुर था, तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लग जाएगा सर? आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, आई वाज ब्रेव। तुम बहादुर थे, तुम मतलब यू, तो क्या हो जाएगा सर? यू के साथ किसका प्रयोग होगा? वर, यू वर ब्रेव। तो बच्चे यहां तक आपकी बात क्लियर हुई, यहां तक अपना कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब देखना क्या है सर? अब ये तो बहुत आसान है, अब इससे प्रश्न कैसे पूछेगा? अब बच्चे प्रश्न आए एग्जाम में, आप बताना मुझे। प्रश्न आया, आपको एरर का दे दिया, कोई सा प्रश्न भी दे दिया। प्रश्न आया एग्जाम में कि आई डैश अ बर्ड, और ऑप्शन दे दिया वॉज और वर। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आई है, और आई कैसा है? सिंगुलर, तो वॉज का प्रयोग होगा। और आप अपनी जगह बच्चों सही हो कि आई के साथ वॉज का ही प्रयोग होता है, वर का प्रयोग नहीं होता है। अब मुझे एरर निकाल के बताना वाक्य में। इफ आई डैश अ, डैश की जगह में एरर की बात कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया वर अ बर्ड।
और आपको बोल दिया कि आप इस वाक्य में मुझे गलती बताओ, तो बच्चे बोलते हैं सर यह आई है, और आई के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, वॉज का। सर वर का प्रयोग नहीं होता है, तो वर गलत है और वॉज हमारा सही है। पर बच्चों ये वाक्य अपने आप में करेक्ट है, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। अब आप कहेंगे सर अभी तो 2 मिनट पहले आपने पढ़ाया कि आई के साथ तो ये लिखा भी है यहाँ पर कि आई के साथ तो वॉज का प्रयोग होता है, फिर आपने वर का प्रयोग कैसे कर दिया। तो यही तो बच्चों एरर है जो एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछा जाता है, और बच्चे क्या करते हैं बेसिक से पढ़कर उस चीज़ को गलत कर देते हैं, और एग्जामिनेशन वाला इस चीज़ का आपका फ़ायदा उठाता है। तो बच्चों देखते हैं कि वो रूल क्या है। ओके, तो बच्चों देखते हैं कि कहाँ पर आपको आई के साथ वर का प्रयोग करना है। मोस्टली बच्चों आई के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। ये कब होता है, जब हम किसी वाक्य में कल्पना कर रहे होते हैं, और ऐसे वाक्यों को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब कल्पना सर क्या होती है? सर कल्पना वो चीज़ होती है जो रियल नहीं होती ही, जो अपने आप में होती है अनरियल। मतलब एक्चुअल इसका कोई टेंस नहीं है, ये सिर्फ हम सर एक इमेजिनरी बात कर रहे होते हैं, हमारे माइंड का एक पार्ट होती है, एक हमारी कल्पना होती है। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है सर? तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होती है कि ये मैं अगर कल्पना करूंगा तो अगर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता, यदि तुम ऐसे होते तो ऐसे करते, काश तुम अगर ये होते तो ये होता। तो कुछ शब्द है यदि, अगर, काश, जो कि किसको बताते हैं, कल्पना को बताते हैं कि हम यहाँ पर वाक्य में कल्पना कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो ऐसे सेंटेंस जनरली स्टार्ट किससे होते हैं? इफ से। इफ मतलब क्या हुआ? यदि। उसके बाद बच्चों लग जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद किसका प्रयोग होता है यहाँ पर? वर का। फिर लग जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा। अगर आपको सेकंड सेंटेंस लेना हो तो आप ले सकते हो। सेकंड सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस में होता है वुड का प्रयोग। हमेशा ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंस में अगर वर का प्रयोग हुआ है इफ के साथ, तो अगला जो कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें किसका प्रयोग होगा? वुड। और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बच्चों किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट का। आपने क्या ध्यान रखना कि यदि वाक्य इफ से शुरू हो रहा है, आई विश से शुरू हो रहा है, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर्ब का, क्योंकि कल्पना को बता रहा है। एक वाक्य खत्म होने के बाद दूसरे वाक्य के बीच में लगेगा कॉमा, और सेकंड वाक्य शुरू होगा तो वापस लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा फिक्स हेल्पिंग वर्ब को कौन सी है? वुड। और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कैसे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं हूं नहीं, कल्पना कर रहा हूं, अगर होता। अगर होता तो इफ के बाद सब्जेक्ट में, तो आई। ठीक है, तुम्हारी जगह होता, तुम होता। तुम होता मतलब कल्पना कर रहा हूं, आई वर यू, इफ आई वर यू। वैसे कैसे एक और सेंटेंस आपने बनाना, यदि या काश मैं पक्षी होता, इफ आई मैं पक्षी होता, वर पक्षी को क्या कहेंगे? अ बर्ड। काश मैं पक्षी होता। आगे बच्चों यहाँ तक बात समझ में है कि इफ के साथ अगर सब्जेक्ट लग रहा है और उसके साथ वर का प्रयोग हो रहा है, तो उसका जनरली मतलब क्या होता है? होता है, नहीं होता। मतलब बात किसी हो रही, कल्पना वाली बात यहाँ पर हो रही है। अब कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं नीचे जो लिखे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता, इफ आई वर यू वापस लग गया कॉमा, कॉमा के बाद सब्जेक्ट और किसका? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब बेटा हम देख लेते हैं बच्चों, कुछ देख लेते हैं कि कुछ आप एरर तो नहीं कर रहे हो अभी, समझ में आया नहीं आया, तो हम उसको थोड़ा सा रिचेक कर लेते हैं। तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, आई डैश अ डॉक्टर। अब बताओ आप यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे होगे, वाज या वर? आपने देखा सर मैं डॉक्टर, यहाँ पर तो कल्पना वाली बात नहीं हो रही, तो सर आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। अब यहीं पर अगर मैं सेकंड सेंटेंस बोल रहा हूँ कि इफ आई डैश अ डॉक्टर, अब आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे?
वर्गाह और एग्जामिनेशन वाला इसी चीज का फायदा उठाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब हुआ आई वॉज अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर था, जो कि किसको बता रहा है, पास्ट को। और यहाँ पर बता रहा है कि काश मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर। तो तो बच्चों ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई से अच्छी ट्रिक या कोई सा अच्छा कॉमन एरर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।